जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और चलिए आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं पुंकेसर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले पुंकेसर, चूँकि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्लास 12 का चैप्टर 2 हमारा क्या था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम पुष्प के 4 चक्र, पुष्प के नामांकित चित्र के साथ हम उसके 4 चक्रों को जयांग तक हम लोग पढ़ चुके थे, 4 चक्र के बारे में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पुंकेसर के बारे में। चलिए देर न करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहले पुंकेसर के बारे में जानिए। देखिए पुंमंग जो होता है पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन भाग है। जो है पुंमंग क्या है, पुष्प का नर जनन भाग है, जो 2 भागों से मिलकर बना है। इसके ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं परागकोश और नीचे के भाग को कहते हैं पुतंतु। ठीक, देखिए एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। कुछ इस तरह से पुंकेसर के भाग होते हैं। ये हो गया हमारा पुतंतु और ऊपर के भाग होता है परागकोश। अर्थात पूरी संरचना क्या है, एक पुमंग यानी पुंकेसर। पुष्प का नर जनन भाग है यह, जिसमें हमारा ऊपर का भाग हो गया परागकोश और नीचे का भाग हो गया पुतंतु। ठीक, अर्थात जो पुमंग है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक परागकोश और पुतंतु 2 भागों से मिलकर बना होता है। देखिए हमारा पहला क्या है, परागकोश। यह पुष्प के नर जनन तंत्र, पुष्प के नर जनन तंत्र पुमंग का ऊपरी भाग है, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। ये क्या है, हमारे पुष्प जो है, पुष्प इसमें नर जनन भाग जो हमारा पुंकेसर होता है, इसका ऊपरी भाग है। आप देख रहे हैं ये ऊपरी भाग। ठीक, कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है। जो क्या है, एक परागकोश है, जिसमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी संरचना। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना कैसी होती है। देखिए एक परागकोश द्विपाली होता है। परागकोश कैसा होता है, द्विपाली होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक परागकोश में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुर्थ कोष्ठकीय संरचना होती है। इसके चारों ओर, चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होता है। चलिए इसे इमेज की सहायता से समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जो परागकोश है, जो परागकोश, ये पुष्प के नर जनन तंत्र पुंकेसर का क्या है, ऊपरी भाग है। परागकोश क्या है, पुष्प के नर जनन तंत्र का ऊपरी भाग है। जो ये हो गया हमारा पुष्प का नर जनन तंत्र भाग। देखिए ये हमारा हो गया पुष्प का नर जनन तंत्र भाग। ये हमारा हो गया ऊपर का भाग। ठीक, देखिए ये कुछ इस तरह से होता है, ये द्विपाली होता है। ठीक, देखिए ये 4 भाग से ही द्विपाली होता है। ये होगी हमारी एक पाली, ये हो गया हमारा एक पाली, ये हो गया द्विपाली। ये क्या होता है, द्विपाली होता है। जिसके चारों कोनों पर एक कोष्ठक पाया जाता है। कोष्ठक पाया जाता है चारों कोनों पर, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। जिसमें क्या होता है, इसमें हमारे लघु बीजाणु का निर्माण,
लघु बीजाणु जिसमें हमारे लघु बीजाणु क्या होता है, इसमें निर्माण होता है जो परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं। जो क्या करते हैं, परिपक्व होकर पराग जो परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं। देखिए परागकोश कैसा होते हैं, तो पुंकेसर पुष्प के नरजनन तंत्र भाग का क्या है, ऊपरी भाग है। पुष्प के नरजनन तंत्र भाग का क्या है, ऊपरी भाग होता है। जो द्विपाली होता है, इसमें 2 लाइन होते हैं। ऐसे इसमें कितने लाइन है, 2 लाइन होते हैं। ठीक, इसमें 2 लाइन होते हैं, ये एक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये क्या होता है, द्विपाली होता है। जो परिपक्व हो, जिसमें लघु सभी जो द्विपाली होता है, इसमें सभी 4 कोष्ठक, कुल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, कुल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 कुल 4 कोष्ठ। चार कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, अर्थात चारों कोष्ठक में एक लघु बीजाणु, अर्थात 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। जो लघु बीजाणु परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं। चलिए अगले आगे वाले तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से। एक परागकोश क्या होता है, द्विपाली होता है, जिसमें प्रत्येक में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। एक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2। एक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। एक क्या होता है, परागकोश द्विपाली होता है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। अपूर्ण परागकोश एक चतुर्कोष्ठकीय संरचना है। जो परागकोश पूर्णता होता है वो कितने कुल कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। इनमें चारों कोनों पर एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। चारों कोष्ठक में क्या होता है, एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, अर्थात 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होता है। चलिए अगला लघु बीजाणु धानी की संरचना देखते हैं हम लोग। लघु बीजाणु जो होती है वो कैसी होती है, देखिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं। लघु बीजाणु धानी का संरचना। लघु बीजाणु धानी 4 परतों से मिलकर बनी होती है। लघु बीजाणु धानी कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, तो लघु बीजाणु धानी 4 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला बाह्य त्वचा, यह सबसे बाहरी एक स्तरीय चपटी परत सतह है। क्या है, यह सबसे बाहरी परत या चपटी सतह है। सबसे बाहर पाई जाने वाली एक चपटी सतह है बाह्य त्वचा। उसके बाद पाया जाता है अंतः त्वचा, यह दूसरी एक परतीय होती है। एक है दूसरी त्वचा है जो एक परतीय होती है, अब बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे अंतः त्वचा स्थित होता है जो चपटे होता है और एक स्तरीय होता है, एक परतीय। यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होते हैं। क्या होता है, परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। देखिए अगला मध्य परत। यह परत 3 से 5 स्तरीय होता है। मध्य परत क्या होता है, 3 से 5 स्तर का होता है, जो अंतः त्वचा तथा टेपिटम के मध्य स्थित होता है। जो कि इनके दोनों के बीच एक टेपिटम और एक अंतः त्वचा के मध्य स्थित होता है। कौन, मध्य परत। देखिए लास्ट टेपिटम, यह सबसे आंतरिक पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत है। ये क्या है, सबसे आंतरिक, सबसे अंदर पाई जाने वाली एक पिरामिड आकार की परत है, एक स्तरीय परत है, जो लघु बीजाणुधानियों को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का कार्य क्या है, लघु बीजाणुधानी का पोषण, लघु बीजाणुधानी का पोषण प्रदान करना। देखिए लघु बीजाणुधानी में उपस्थित लघु बीजाणुओं का पोषण प्रदान करना टेपिटम का कार्य है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं।
देखिए क्या है, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। ठीक, लघु बीजाणु धानी क्या होता है, 4 स्तर से होता है, 4 स्तर से बना होता है। देखिए ये हो गया बाहरी, ठीक, ये हो गया मान लीजिए हमारा बाहरी परत। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। ये क्या है, बाह्य बाह्य त्वचा। इसके बाद देखिए इसके बाद आता है अंतः त्वचा। इसके बाद क्या आता है, अंतः त्वचा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इसके बाद क्या होता है, अंतः त्वचा। ये क्या होगा हमारा, अंतः त्वचा। इसके बाद आता है मध्य। इसके बाद मध्य। ये क्या हो गया, मध्य। इसके बाद आता है टेपिटम। ये क्या हो गया हमारा, टेपिटम। ठीक, देखिए बाह्य त्वचा क्या है, एक बाहरी परत है। फिर उसके बाद आता है अंतः त्वचा, जो बाह्य त्वचा और मध्य त्वचा के बीच स्थिर होता है। ठीक, इसके बाद आता है टेपिटम, जो मध्य त्वचा के अंदर और लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी के बाहर स्थित होता है। जिनमें क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये क्या हो गया हमारे, लघु बीजाणु इसके अंदर हमारे क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, लघु बीजाणु परिपक्व होकर पराग कण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं। और टेप्टम का कार्य क्या है, टेप्टम का लघु बीजाणु जो इसके अंदर पाए जाते हैं, लघु बीजाणु, उनको पोषण प्रदान करना। लघु बीजाणु का पोषण प्रदान कौन करता है, टेपिटम। ठीक, याद रखिएगा, लघु बीजाणु परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें ये जो बाह्य परत है, इनका मुख्य कार्य जो है, बाह्य त्वचा का इनका मुख्य कार्य लघु बीजाणुधानी का सुरक्षा करना होता है, तथा टेपिटम का जो कार्य होता है वो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, पहला हमारा क्या था, पुंकेसर के कितने भाग थे, 2 भाग, एक परागकोश और दूसरा पुतंतु। तो परागकोश के बारे में हम लोग जान लिए, तथा उसमें पाई जाने वाली लघु बीजाणुधानी की संरचना भी हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं पुतंतु के बारे में। देखिए पुतंतु
यह क्या है, पुमंग का सबसे निचला हिस्सा होता है। ये जो पुमंग होता है, पुमंग पुंकेसर, इसका निचला हिस्सा क्या है, तो पुतंतु। इसके निचले हिस्सा क्या बोलते हैं, पुतंतु कहते हैं। जो एक डंठल के समान होता है, जो क्या होता है, एक डंठल के समान होता है। परागकोश को पुष्प के से जोड़कर रखता है, या क्या करता है, परागकोश को पुष्प से जोड़कर रखता है। एक डंठल के समान होता है, जो पुंकेसर का निचला हिस्सा होता है, जो एक डंठल के समान है। यह परागकोश को पुष्प से, ये जो परागकोश है ऊपर का, इसे पुष्प से क्या करता है, जोड़कर रखता है। देखिए देखिए हमारे कुल कितने चक्र थे, पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र, 4 चक्र, जिसमें हमारा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बाहर के और 3 चक्रों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 चक्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो इसके बाद है वो क्या है, जैंग और अस्त्रिकेसर। इसके बारे में हम लोग इसके प्रकार को पढ़ने वाले हैं। 4 चक्रों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर इसके पुंकेसर के प्रकार को पढ़े, फिर हम लोग जैंग अस्त्रिकेसर के बारे में जानेंगे। देखिए अस्त्रिकेसर यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। अस्त्रिकेसर कैसे बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। अस्त्रिकेसर जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। देखिए वर्तिकाग्र क्या होता है, यह पुष्प के अस्त्री जनन तंत्र, पुमंग का सबसे ऊपरी भाग है। क्या है, पुष्प के अस्त्री जनन तंत्र पुमंग का सबसे ऊपरी भाग है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है, पराग कणों को ग्रहण करता है, इसलिए हम लोग वर्तिकाग्र को ग्रहणशील भाग भी कहते हैं। देखिए अगला वर्तिका, यह पुष्प के अस्त्री जनन तंत्र का मध्य भाग है। क्या है, पुष्प के अस्त्री जनन तंत्र का मध्य भाग है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए अगला अंडाशय, यह अस्त्री जनन तंत्र का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अस्त्री जनन तंत्र का निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अस्त्री जनन तंत्र का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में बदल जाता है। अंडाशय क्या होता है, निषेचन के पश्चात फल में बदल जाता है। देखिए पहला क्या है, अस्त्रिकेसर कितने भागों से मिलकर बनता है, 3 भागों से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका जो पुष्प के सबसे ऊपरी भाग है और उसे ग्रहणशील भाग भी कहते हैं, जो परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिका जो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़कर रखता है। तथा अंडाशय जो है अस्त्रिकेसर का निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसमें ये हमारे बीजांड पाया जाता है। जी क्या पाया जाता है, इसमें बीजांड पाया जाता है। और अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है, तथा इसमें पाए जाने वाला बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यह हो गया हमारा अस्त्रिकेसर के ऊपर का भाग, फिर इसके नीचे भाग होता है इसे। इसके बाद होता है हमारा अंडाशय, जिसमें पाया जाता है बीजांड। ठीक, इस तरह से इसकी संरचना होती है, जिसके ऊपर के भाग को बोला जाता है वर्तिकाग्र। ये क्या है, अस्त्रिकेसर, अस्त्रिकेसर पुष्प का मादा जनन भाग, इसे बोलते हैं हम लोग ऊपर की, इसके ऊपर के भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके जो मध्य भाग है, मध्य भाग जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़कर रखता है, इसे क्या बोलते हैं, तो वर्तिका। वर्तिका मध्य भाग को क्या बोला जाता है, वर्तिका। तथा नीचे का फूला हुआ भाग, ये जो फूला हुआ भाग है नीचे का, इसे बोला जाता है अंडाशय। इसे क्या बोला जाता है, अंडाशय। तथा इसके भीतर जो पाया जाता है इसे बोलते हैं बीजांड। बीजांड, ठीक।
एक बार देख लीजिए, इसके स्त्री केसर के 3 भागों से मिलकर बनाता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। इसके ऊपर के भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं, जो परागकणों को, जो बाहर से परागकण आते हैं, जो परागकण इसे क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक। और बीच का जो भाग होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करता है। तो तथा नीचे का भाग जो अंडाशय होता है वह जिसमें बीजांड पाया जाता है, यह अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है तथा इसमें पाए जाने वाला बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।